Hello everyone, welcome to online classes students. How are you all? I hope you all are fine. Students, आज हम लोग जो लेसन कर रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज और वीडियो का जो पार्ट नंबर है वो है 2, ठीक है। और लेसन बिलोंग करता है आपकी बुक ज्योग्राफी से। तो अब हम लोग ज्योग्राफी का ह्यूमन रिसोर्सेज लेसन का स्टार्ट करते हैं, उसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि आबादी का घनत्व। आबादी का घनत्व क्या है? तो कल हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया जो थी वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में हिंदुस्तान में पूरे एरिया के अंदर पूरा जो जितना भी हमारा एरिया आता है उसके अंदर माउंटेन्स भी हैं, उसके अंदर डेजर्ट्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। उन सब में 382 पर किलोमीटर में लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं दुनिया का क्या है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेंसिटी है कंट्री के अकॉर्डिंग वो है बांग्लादेश की, ठीक है। अच्छा, चलिए आप आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि ज़मीन के जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसको डेंसिटी कहते हैं, राइट। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको जो हम एक्सप्रेस्ड करते हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस्ड करते हैं। ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरी दुनिया की जो अगर हम एवरेज डेंसिटी निकालें पर पर्सन, मतलब लोगों के हिसाब से, तो वो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया में कितनी है? 382 है। तो मैं आपको कह रहा था ना कि इंडिया की बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया की जो है वो 51 है, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया का अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो 51 लोग किलोमीटर के अंदर आते हैं, जबकि हमारे देश में 1 किलोमीटर में 382 लोग मिलेंगे। और ये डाटा तो 10 साल पुराना है, ठीक है, क्योंकि जो सेंसस थी वो 2011 में हुई थी। यानी कि पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है उसे सेंसस कहते हैं, जिसको हिंदी में जनगणना भी कहते हैं, जनगणना। तो ये 2011 में हुई है। और कल मैंने वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि नेक्स्ट जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है वो कब होने वाली है, तो वो ऑब्वियसली 10 साल बाद यानी कि 2021 में होने वाली है। और आपने इन दिनों न्यूज़ में काफ़ी एक वो भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इस चीज़ को लेकर के हंगामे भी हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखते हुए, क्योंकि पॉपुलेशन का अत्यधिक बढ़ जाना, क्योंकि एरिया तो उतना ही है, इवन एरिया कम हो जाता है हमारे देश का, ठीक है, क्योंकि दूसरे देशों ने हमारे देशों पर कब्ज़ा कर लिया। तो जिसकी वजह से हमारी जो एरिया है वो कम तो हो जाता है मगर बढ़ कभी नहीं पाता, क्योंकि हमारे देश का कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम दूसरे देश पर कब्ज़ा कर लें। तो हमने अपना एरिया इंक्रीज़ नहीं करा, इवन डिक्रीज़ ज़रूर कर लिया, ठीक है। जैसे 1962 में, ठीक है, तो उसमें चाइना के ने हमारे काफ़ी बड़े एरिया के अंदर, जो कि अप्रॉक्सीमेट हमारे स्टेट हरियाणा जितना बड़ा एरिया होगा, उतने बड़े एरिया के अंदर उन्होंने हमारी लैंड ले ली थी। तो अब आप समझ सकते हो कि जो एरिया होता है वो घट गया, बढ़ा नहीं। तो आप सोचिए कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, जब इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्सेज आप सोचिए कि कितने ज़्यादा चाहिए होंगे। अब रिसोर्सेज जो हैं वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाते। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कशन किया था कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने देखा ये जो जीटी रोड है आपका, जो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाता है, ये पहले जब मैंने नोटिस किया था तो ये 4 लेन का था, यानी कि 2 साइड जाने की और 2 साइड आने की।
फिर देखा तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो उसको 6 लेन का कर रहे थे, यानी कि 1 लेन एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी। और इवन अभी भी उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये स्टोरी मैं आपको सन 2007 से 2000 अब देखिए 20 आ गया है, इसकी बता रहा हूँ। इवन अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अब उसको 8 लेन का किया जा रहा है, 8 लेन या 10 लेन का कर रहे हैं। तो आप समझिए, जो गाड़ियाँ हैं वो पहले कम थी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो 10 लेन भी हमें कम पड़ती है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ जो वो हॉस्पिटल्स हैं वो सफिशेंट नहीं है। अगर यहाँ पर आपके सिटी की ही बात कर लें, अगर इस सिटी में 10 सरकारी हॉस्पिटल भी खोल दिए जाएँ तो भी जो है आप एरियाज़, मतलब लोग पूरे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उनका। आप सोचिए, तो आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कितनी लंबी लाइंस लगती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बनाई होती है, बजट भी बनता है, ठीक है। बट ये वही वाली बात हो गई कि हमारे घर में जो है, अगर मान लीजिए हमारे घर में एक घर है, उस घर में 100 रुपये की आमदनी आती है, तो उस 100 रुपये की आमदनी को खाने वाले 4 लोग हैं, ठीक है। इट मीन्स 25-25 रुपये पर पर्सन पे बढ़ जाते हैं। हमारे देश में क्या होता है कि आमदनी तो 100 रुपये की नहीं, आमदनी 500 की आती है। देखा जाए तो दूसरे देश के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, बट हमारे देश में वो पैसा लगभग आप मान लीजिए 1000 लोगों में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लीजिए 50 पैसे हो गया, और एक देश 25 रुपये दे रहा है अपने एक पर पर्सन पे, और हमारे यहाँ कितने आया है हिस्से में 50 पैसे। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, ये एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टोरी है ओवरऑल कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जिस हिसाब से इनकम जो है वो कम है। या तो अब इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, बट उसके लिए वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि इनकम इंक्रीज़ कैसे की जाए, सवाल तो ये है, ठीक है। अब उस इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो भी अब इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और क्योंकि जब इतनी ज़्यादा आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है, तो उसमें होता ये है कि लोगों में ही इतना कंपटीशन हो जाता है कि वो कुछ इनोवेटिव, या तो कुछ इनोवेटिव कर दें तो आपकी मार्केट बढ़ सकती है, यानी कि तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। अब कुछ इनोवेशन नहीं हो रही, नई इनोवेशन नहीं हो रही, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए बजट नहीं है, ठीक है। रिसर्च के नाम पर इंडिया में जो है, मैं आपको बता दूं कि हम बहुत लो उसमें आते हैं, मतलब रिसर्च में। अभी आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल भी मिल जाएगा कि रशिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन आ गई, और हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं कि वैक्सीन बन रही है, ठीक है। अच्छा, इवन उसका PGI में जो है उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट अभी तक हम कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं कर पाए कि हमारे पास वैक्सीन आ गई है कोरोना वायरस की। तो यही है एक, क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वो जो है वो हमारे यहाँ बहुत वीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो जब रिसर्च चलती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है बजट नहीं होता हमारे पास। वो तो आप देखिए, आपको एक एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ कि आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जो इंडिया जिसमें मार्स पे जाता है, तो जब वो मूवी है, उस मूवी की स्टोरी अगर आप समझें तो उसमें आप देखेंगे कि जो इंडिया का बजट होता है वो सिर्फ 400 करोड़ का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर साइंटिस्ट आपस में डिस्कशन भी करते हैं, कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ का जो बजट है वो 4000 करोड़ का है, आप सिर्फ 400 करोड़ में चाहते हैं कि हम मार्स तक पहुँच जाएं। बट इंडिया के बहुत मेहनती जो वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और 400 करोड़ में ही अपने जो अपनी सैटेलाइट्स हैं उनको मार्स तक पहुंचा देते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो देखिए, या तो बहुत एक्सट्रीमली, मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ में, चलिए ठीक है, किसी चीज़ में हम लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर दी,
ठीक है, तो हमें वहाँ सक्सेस मिल गया। बट और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उसमें भी एक्सट्रीमली कुछ ऐसी रिसर्च चाहिए कि जो कम पैसों में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे दे। अब वो बस अब उसमें हर फील्ड में सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए आप टीचिंग में भी यही बात है लागू होती है, मेडिकल में भी यही बात लागू होती है, इवन एग्रीकल्चर में भी यही बात लागू होती है, ठीक है, हर चीज़ में वही बात, प्रोडक्शन में भी यही बात लागू होती है कि हम कुछ ऐसा कर दें, ठीक है। बस अब वही बात आ जाती है कि सब अपने जो है, क्योंकि अब लोग अपनी पहली ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो उस तरफ सोचते ही नहीं है, वो रिसर्च वाली बात जाती नहीं दिमाग में कि एक आम आदमी भी उसको सोच पाए, क्योंकि उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बट चलिए खैर, हम नेगेटिव बातों को ना सोचते हुए हमें पॉजिटिव लेना चाहिए चीज़ों को, और विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर, ठीक है, और हम इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, ठीक है। और हमारे जो पूर्वज हैं, मैं आपको बता दूं कि हम हिंदुस्तान को दुनिया का लीडर माना गया है, ठीक है, हम उस चीज़ को दोबारा कायम करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए खैर आगे चलते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे देखिए, साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, जो साउथ सेंट्रल एशिया है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी आती है, और इवन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इनमें भी काफ़ी बड़ी डेंसिटी वाले हैं, ये पूरा एशिया ही है, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लीजिए कि बहुत बड़ी डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं ये, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया ना कि अगर इंडिया से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग ना होता तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले कंट्री होते, ठीक है। अच्छा, और ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि रिसोर्सेज हम उस मुकाबले में डेवलप नहीं कर पा रहे जिस मुकाबले में पॉपुलेशन डेवलप हो रही है, तो ये बहुत चिंता का विषय भी है। आगे देखिए, व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब दो कैरेक्टर हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बॉय बोलता है कि व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आर क्लासरूम seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. Why? यानी कि जब हमारे क्लास में बच्चे क्लासरूम के अंदर होते हैं तो एक भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जब वही बच्चे असेंबली हॉल में बैठे होते हैं तो असेंबली हॉल खाली खाली लगता है और बहुत मतलब इस तरीके से, मतलब वहाँ पर भीड़ नहीं लगती। तो अब गर्ल क्या जवाब देती है, देखिए, बिकॉज द साइज ऑफ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। इसके पीछे वजह यह है कि जो असेंबली हॉल का जो एरिया है वो क्लासरूम के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded. हालांकि जब सारे स्कूल के बच्चे, ठीक है, असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हैं तो वही असेंबली हॉल क्राउडेड लगने लगता है। तो वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन होती है और उसी हिसाब से डेंसिटी डिसाइड होती है। क्लियर हो गया? जितना बड़ा एरिया, अगर एरिया ज़्यादा बड़ा और लोग कम, ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एरिया हमारा है और एक एरिया ये हमारा है। यहाँ पर ये 1 2 3 यहाँ पे मान लीजिए ये लोग रहते हैं और ये देखिए आप, ये मैंने एग्जांपल देके आपको बताया, ठीक है। देखिए आप, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी कि इसकी, बताइए। तो आंसर इज़, यहाँ पर ए है, ये बी है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आंसर इज़ बी, क्योंकि बी का एरिया छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का जो फैलाव है, ठीक है, उस पर कौन कौन सी बातें असर डालती हैं, उस बात में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। एक्टिविटी, लुक एट द फिगर 6.2 एंड फाइंड आउट ऑफ दीज कंट्रीज हाउ मेनी आर इन एशिया, कलर दैम ऑन ए वर्ल्ड मैप। देखिए, वो पिछला जो प्रीवियस वीडियो में फिगर थी, उस फिगर को देखना है आपने, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जल्दी जल्दी, ये देखिए, ये फिगर है। इस फिगर के अंदर कितनी कंट्रीज़ एशिया में पड़ती हैं
वो कंट्रीज़ आपको बतानी है, ठीक है। ये तो आपको कमेंट बॉक्स में ही करके बताना होगा, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा ये, ठीक है। तो आप इसमें से देख के बताएंगे कि कौन कौन सी फिगर 6.2 में जो आपका कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं उनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ एशिया में आती हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आज बताना है, अपना एडमिशन नंबर जरूर मेंशन करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात हो रही है। नंबर 1 पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि भौगोलिक फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला आता है उसमें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities। देखिए लोग जो होते हैं वो हमेशा प्लेन इलाकों में रहने को प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई पहले हम मतलब कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को पहले करना है, तो कहाँ पर उनका रहने का मन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो प्लेन इलाकों में रहने का मन करता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स और प्लेट्यूज। प्लेट्यूज किसको बोलते हैं? पठार को बोलते हैं, पठार, ठीक है। ये भी एक प्रकार के पहाड़ होते हैं, बट ऐसे पहाड़ जो कि ऐसे, जैसे ये हो गया ना, ये पहाड़ हो गया ऐसे वाला, ठीक है। और जो माउंटेन्स एरियाज होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ये वाले। तो यहाँ पर ढलानी इलाकों में रहना पड़ता है। यहाँ पर भी मतलब होती तो चट्टानें ही हैं, पथरीली इलाके होते हैं, बट इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्लेन होता है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो मिडिल एरिया है इंडिया का वो सब पठारी है, ठीक है। अच्छा, और जो नॉर्थ एरिया है वो माउंटेन्स है। नॉर्थ एरियाज़ में भी हिमालयाज़, ठीक है। और आपका जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, ये सब माउंटेन एरियाज़ में आते हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। और आपका उसके बाद आपका आगे बढ़ते जाइए बिहार, ठीक है, ये सब आते हैं प्लेन एरियाज़ में। अच्छा, उसके बाद देखिए ये मैं आपको एग्जांपल दिए हैं कुछ, उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि दीज एरियाज़ आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। क्योंकि ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं ये फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए आसान होते हैं, यहाँ पे काम करना आसान होता है। The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, पहले तो हम समझ लेते हैं कि पहले तो क्या बोल रहा है कि जो गंगा प्लेन का इलाका है, गंगा प्लेन किसको बोलते हैं? गंगा जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। तो पहले वो उत्तराखंड स्टेट को कवर अप करती है। जब वो हरिद्वार में पहुंचती है तब तक आते आते वो उसका एरिया आगे उसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हरिद्वार को जो है हरि का द्वार भी बोल देते हैं, क्योंकि कहते हैं, मान्यता है कि वहाँ से आगे नदी प्लेन में बहती है, ठीक है। तो वो पहाड़ी में उतर जाती है उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि वहाँ से जो आप आगे पहाड़ का इलाका शुरू हो जाता है। तो जो गंगा नदी है, ठीक है, उससे ऊपर माउंटेन्स में बह के आती है और उसकी स्पीड आप देखना कभी वहाँ पर बहुत ही एक कह सकते हो कि डरावनी होती है उसकी आवाज़, ठीक है। और उसकी स्पीड पानी की, इन दिनों तो बरसाते हैं तो इन दिनों तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेके आती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब प्लेन में शुरू होती है बहनी, जब प्लेन में बहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि नदी फैल जाती है, ठीक है, और प्लेन इलाके में बहती है। तो वो माउंटेन्स में से मिनरल्स को लेके आती है। जब बरसातें पड़ती हैं तो पूरे माउंटेन्स में से जो मिनरल्स हैं, ठीक है, और वो मिनरल्स जाके नदी में मिल जाते हैं। और वो नदी बाद में जब प्लेन में जाती है उस पानी को लेके, तो उन इलाकों में थोड़ी थोड़ी बाढ़ आ जाती है। और जब कुछ दिनों बाद जब बारिश का पानी रुकता है, बरसात रुक जाती है और पानी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो वो एरिया, जिस एरिया में बाढ़ आई थी, वो एरिया में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बम्पर खेती होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते फार्मर्स को और बहुत अच्छी खेती हो जाती है। इसलिए जो गंगा प्लेन के इलाके हैं ये ज़्यादा पॉपुलेटेड होते चले गए, क्योंकि एक ज़माने में जब पॉपुलेशन पहले बसी होगी
जब लोग बसे होंगे तो लोग कहाँ बसना पसंद करते थे? जहाँ पे पानी मिल जाए, ठीक है। फिर जब खेती सीखी होगी करनी, खेती करनी सीखी, तो वहाँ पर जो है उनको भी वो एरिया आसानी से मिलने लगा जहाँ खेती आसानी से होती थी, क्योंकि पानी अवेलेबल था, तो वहाँ पर खेती भी इजीली हो जाती थी। इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे खेती होने लगी तो वहाँ पे मार्केट बन गई होगी, क्योंकि अब आवाजाही होने लगी होगी सामान की, फिर प्रोडक्शन होने लगा होगा, इसीलिए वो एरिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला एरिया बनता चला गया, राइट। अच्छा, उसके अलावा बोल रहे हैं कि जैसे कि एंडीज़ है, ठीक है, एल्प्स है और हिमालयाज़ है, यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। अब एंडीज़ क्या है? ये देखिए साउथ अमेरिका की ये माउंटेन रीजन है और ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। अच्छा, यानी कि बहुत लंबी श्रृंखला है पहाड़ों की, और एंडीज़ यानी कि कहाँ पड़ती है? साउथ अमेरिका में। उसके अलावा आप पढ़ रहे हैं एल्प्स। एल्प्स कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूरोप में। ये भी माउंटेन रीजन है, मतलब जैसे हमारे यहाँ हिमालयाज़ है, ऐसे ही ये भी एक श्रृंखला है पहाड़ों की, और ये पड़ता है यूरोप में। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर अप हो जाती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। और हिमालयाज़ तो आप सब नाम से वाकिफ़ ही हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर होती हैं? इंडिया, चाइना, ठीक है, नेपाल, ठीक है, भूटान, ये सब कंट्रीज़ कवर अप होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है। अच्छा, तो उसके बाद कौन कौन से, अच्छा, इनमें बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी, क्लियर होगी बात, क्योंकि माउंटेन रीजन से है ना। अच्छा, अब अगला फैक्टर देखिए कौन सा है? ज्योग्राफिकल फैक्टर का नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा, ठीक है। अच्छा, वो है क्लाइमेट। उसमें क्या आता है? क्लाइमेट यानी कि वातावरण। क्या है वातावरण? ठीक है। अच्छा, देखिए, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। देखिए, यानी कि जो जलवायु है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडी है तो भी वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी में तो इंसान झुलस जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते। इसके अलावा पोलर रीजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें भी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है -55 और 60 तक चला जाता है, तो यहाँ पे भी नहीं लोग रहेंगे, तो इसलिए इन एरियाज़ में कम लोग रहते हैं, पोलर रीजन्स में और गर्म जगहों में। अगर मैं इंडिया की भी बात कर लूँ, हालांकि अब इंडिया में तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है, लोगों के पास रहने की जगह कम है। एक ज़माना था जब राजस्थान के जैसलमेर और इन इलाकों में कभी भी हमने नहीं सुना कि यहाँ बाढ़ आती थी, ठीक है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती नहीं थी। अब आप सोच के देखिए, क्या बरसात क्या इन दिनों होने लगी वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बारिश तो वहाँ पहले भी होती होगी, बट बाढ़ आप कब कहेंगे? जब वहाँ पर वो पानी किसी को नुकसान पहुँचाएगा तब कहेंगे ना, ठीक है। जब वहाँ पे मीडिया पहुँचेगा तब आप उसको कवर अप करेंगे ना कि वो बाढ़ है, बाढ़ है। आप सोच के देखिए कि किसी जंगल में कहते हैं कि बाढ़ आ गई, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल पहुँच ही नहीं रहा कवर अप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ना वहाँ पर किसी का नुकसान हो रहा है, तो जब ह्यूमन बींग्स का नुकसान ही नहीं हो रहा तो पता ही नहीं चल रहा आप लोगों की वहाँ भी बाढ़ आ गई, ठीक है। अच्छा, तो हो क्या रहा है कि अब वहाँ पे भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, वहाँ पर भी इतने लोगों के घर बन गए हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है जो कंजस्टेड एरिया होता जा रहा है। तो और जब लोगों के घर बनते हैं, जब लोग पॉपुलेशन बसती है, तो वहाँ पर लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से पानी को ज़मीन में जाने की जगह नहीं मिल पाती, ठीक है, पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। जब पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो होगा क्या कि पानी जो है ऊपर ही ऊपर रहेगा, ठीक है, सरफेस पर रहेगा, तो जिसकी वजह से बाढ़ जैसा माहौल बन जाएगा। अच्छा, उस पर भी अब वहाँ पर मीडिया पहुँच जाता है, तो वहाँ बार बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, जबकि वहाँ तो पहले कभी लोग ही नहीं रहते थे। आज से 20 साल पहले जो है वहाँ पर ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई थी, अब आने लगी। वो रीज़न आप समझ गए ना क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब हमारे देश में जगह ही कम है रहने के लिए, ठीक है, लोगों के पास कम जगह बनती है, तो जिन लोगों को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, वो लोग वहाँ बस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। सॉइल, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो भी उपजाऊ ज़मीन जो होती है,
ठीक है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, यानी खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज़ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, जैसे कि कुछ उपजाऊ ज़मीन कहाँ की, गंगा ब्रह्मपुत्र की एरियाज़ जो हैं, प्लेन एरियाज, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, इधर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, इन इलाकों में तो ये प्लेन इलाके हैं और यहाँ पे नदी बह के जाती है, तो ये एरिया में बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड होता है। उसके अलावा एग्जांपल दे रहे हैं हवांग ही, चैंगचियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट। इजिप्ट का दूसरा नाम मिस्र, सॉरी, इजिप्ट का पुराना नाम मिस्र, ठीक है, इसको मिस्र भी बोलते थे, जहाँ पे पिरामिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इजिप्ट, यहाँ पे नील नदी बहती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है लैंड फर्टाइल है और यहाँ पर इसीलिए आबादी बनती चली गई। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, आगे बात करते हैं वाटर की। अगला फैक्टर वाटर है। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन, यानी कि बोल रहा है कि लोग वहाँ बसने को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पर ताज़ा पानी होता है, जहाँ पर नदी की वैली होती है, ठीक है। अच्छा, इन इलाकों में ज़्यादा लोग बसते हैं एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट्स के। उसके बाद अगला फैक्टर है मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? एरियाज़ विद मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, यानी कि जिन इलाकों में मिनरल्स डिपॉजिट हो रखे होते हैं, जहाँ पे बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जैसे कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल्स इन दीज एरियाज़। यानी कि आप कह सकते हो कि जब डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका में मिल गई तो वहाँ पर डायमंड माइंस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बसते चले गए। जब ऑयल के डिस्कवर कर लिया गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, कहाँ पर? मिडिल ईस्ट, ठीक है, में, तो जैसे कि आप सऊदी अरेबिया, दुबई, इन देशों में, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जबकि एक ज़माना था कि यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी, बट अब बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए सोशल, ये फैक्टर नंबर एक्चुअली में फैक्टर नंबर 2 है, राइट। अच्छा, क्योंकि पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स था, उसके अंदर सारे फैक्टर्स आए, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है फैक्टर नंबर 2, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स एक साथ आ गए, तो ओवरऑल 4 फैक्टर डिस्कस कर लिए, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जो पहला फैक्टर था उसके अंदर सब कैटेगरीज थी 4-5, राइट। अच्छा, देखिए आप सोशल फैक्टर नंबर 2, आप इसे सेकंड दे सकते हैं। क्या है सोशल? एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। जिन एरियाज़ में अच्छे घर, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, उन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा आबादी होती है। इसका एग्जांपल है पुणे, मुंबई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कल्चरल एक्टिविटीज़। कुछ दुनिया के देश ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंसेस होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ पर धार्मिक बातों की वजह से भी लोग बस जाते हैं। देखिए अब एग्जांपल पढ़ते हैं। प्लेसेस विद रीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। अच्छा, जिन एरियाज़ के कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं वो एरियाज़ भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि अब कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ धार्मिक गतिविधियों की वजह से लोग रहते हैं, इसके एग्जांपल दे रहा है वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स। वाराणसी से तो आप सब फेमस है, जानते होंगे आप, वाराणसी यानी कि बनारस, जो कि हिंदुस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसको काशी भी कह देते हैं, तो ये भी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्थान है। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार, ठीक है। अच्छा, तो ये मथुरा ले लीजिए आप, क्योंकि ये धार्मिक स्थान हो गए, यहाँ पे लोग जाते हैं अपनी आस्था की वजह से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नाम दे रहा है जेरूसलम, जो कि कैपिटल है इज़राइल की, ठीक है। अब जो जीसस क्राइस्ट थे, तो जीसस जो थे उनकी डेथ हुई थी जेरूसलम में, तो ये इसलिए ये भी एक धार्मिक स्थान बन गया। वेटिकन सिटी जो है यहाँ पर कैथोलिक चर्च है, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से भी ये
क्रिश्चियंस के लिए फेमस सिटी हो गया, तो इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा बस गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप ग्लोसरी, क्या है ग्लोसरी, आइए पढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया कितने साल तक इंसान एवरेज जो है, एवरेज पॉपुलेशन में ज़िंदा रह पाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो लगभग 70 ईयर्स है। अगर वही बात जापान की करें तो जापान में 80 to 90 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, जापान में ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले फैक्टर की बात करते हैं। अगला फैक्टर आ रहा है इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ माने संभावनाएं, ठीक है ना। अच्छा, तो वहाँ पर रोज़गार मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज़। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हिमाचल में यहाँ नज़दीक में हमारे बद्दी पड़ता है, बद्दी नाम की जगह है। पहले उस एरिया में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देहरादून सिटी के अंदर पड़ता है एक सेलाकुई नाम की एक जगह पड़ती है। मैं बता रहा हूँ उस जगह के बारे में कि वो एक छोटा सा गांव था, ठीक है, जो कि एक हाईवे पे पड़ता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पे मुश्किल से 10-20 दुकानें रही होंगी। आज वहाँ पे होटल्स भी बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स भी बन गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी, तो वो एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया। ऐसे ही आपका बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बनता चला गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब क्राउड आ गया, बहुत पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलने लगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज़, यानी कि इस एरियाज़ में बहुत बड़ी संख्या में लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। ओसाका, जापान के शहर ओसाका, ठीक है। अच्छा, और मुंबई, ठीक है, इन शहरों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोगों को काम मिलता है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट आगे टॉपिक पॉपुलेशन चेंज, बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएंगे। आज की वीडियो को हम लोग स्टूडेंट्स यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।